शुरुआत करते हैं एक बहुत ही आम दृश्य से। ये सोचने वाली बात है कि एक परीक्षा हॉल का माहौल कैसा होता है। हाँ, वो तनाव तो महसूस किया जा सकता है। बिल्कुल। जैसे ही प्रश्न पत्र सामने आता है कुछ छात्रों के चेहरे की रंगत बिल्कुल उड़ जाती है, घबराहट होने लगती है, पसीना आने लगता है और मतलब जो कुछ भी याद किया था वो सब अचानक दिमाग से गायब होने लगता है। एकदम ब्लैंक हो जाते हैं। हाँ। ऐसा लगता है मानो दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया हो। हाँ। एक स्विच ऑफ हो गया हो। और दिलचस्प बात यह है कि इस शारीरिक प्रतिक्रिया के पीछे एक पूरा विज्ञान काम कर रहा है। ये कोई कमजोरी नहीं है। जब मस्तिष्क को कोई खतरा महसूस होता है, भले ही वो एक कागज पर छपा प्रश्न ही क्यों ना हो, तो एमिगडाला सक्रिय हो जाता है, जो कि हमारे दिमाग का अलार्म सिस्टम है ना? बिल्कुल एकदम सही। वो अलार्म बजने लगता है और ये शरीर में कॉर्टिजोल और एड्रेनलिन जैसे स्ट्रेस हार्मोन भर देता है। इसी वजह से वो फाइट और फ्लाइट मतलब लड़ो या भागो वाली स्थिति पैदा होती है। ओह, तो ये एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है। हाँ, लेकिन उसी कमरे में कुछ ऐसे छात्र भी होते हैं जिनका एमिगडाला बिल्कुल शांत रहता है। उनका पूरा ध्यान सिर्फ अपने पेपर पर होता है। मानो उस तनावपूर्ण वातावरण से उनका कोई लेना देना ही ना हो। ये एक बहुत ही स्पष्ट और चौंकाने वाला अंतर है। अक्सर समाज में ये मान लिया जाता है कि जो छात्र शांत है उसका दिमाग ज्यादा तेज है या उसका आईक्यू बहुत ज्यादा है। लोग इसे बड़ी आसानी से एक श्रेणी में डाल देते हैं कि कुछ लोग जन्मजात होशियार होते हैं और कुछ नहीं। हाँ, बिल्कुल यही। लेकिन ये एक बहुत ही सुविधाजनक धारणा है, क्योंकि ये बाकी लोगों को मेहनत ना करने का एक बहाना दे देती है। एक तरह से खुद को तसल्ली देना। सही कहा। जब हम बाल विकास, मनोविज्ञान और सफलता के वास्तविक पैमानों की गहराई में जाते हैं, तो ये आईक्यू वाला सिद्धांत पूरी तरह से पीछे छूट जाता है। सफलता का असली रहस्य केवल जन्मजात प्रतिभा में नहीं छिपा है। ये इंसान के आंतरिक मनोविज्ञान और उसके द्वारा बनाए गए सिस्टम पर निर्भर करता है। और आज की इस विस्तृत चर्चा में हम सफलता के इसी तंत्र को डिकोड करने वाले हैं। मेरे साथ इस चर्चा में हमेशा की तरह हमारे विशेषज्ञ मौजूद हैं और मैं हूं आपकी होस्ट। आज हमारे पास जो स्रोत है वो शिव खेड़ा की बेहद प्रभावशाली पुस्तक जीत आपकी यानी यू कैन विन का विस्तृत सारांश है। ये एक बहुत ही शानदार किताब है। बिल्कुल है। और आज का हमारा मिशन बहुत ही स्पष्ट है। एक युवा विद्यार्थी के लिए सफलता के मूल सिद्धांतों की वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक परतें खोलना। यह चर्चा केवल इस संकीर्ण विषय पर नहीं है कि कोई परीक्षा कैसे पास की जाए, बल्कि इस बात पर केंद्रित है कि कैसे विचार प्रक्रिया, आदतें और चरित्र किसी भी छात्र को जीवन की सबसे कठिन परिस्थितियों के लिए तैयार कर सकते हैं। क्योंकि जीवन खुद एक बहुत बड़ी परीक्षा है। हाँ, और यह स्रोत केवल कुछ प्रेरणादायक कोट्स का संग्रह नहीं है, बल्कि यह सफलता की कार्यप्रणाली को समझाने वाला एक मैनुअल है, एक टूलकिट है। तो चलिए इसे गहराई से समझते हैं। किताब कहती है कि किसी भी यात्रा की शुरुआत बाहर से नहीं, इंसान के भीतर से होती है। बिल्कुल, माइंडसेट से। हाँ, स्रोत इस बात पर जोर देता है कि विजेता वो नहीं होता जो कभी हारता नहीं, बल्कि वो होता है जो हारकर भी सीखता है। यहाँ जो तंत्रिका विज्ञान यानी न्यूरोसाइंस काम कर रहा है वो बेहद दिलचस्प है। अक्सर एक युवा छात्र के मन में हारने का इतना बड़ा डर बैठा होता है कि वो नई चुनौतियों को स्वीकार करने से ही कतराने लगता है। मतलब वो कोशिश ही नहीं करना चाहता। एकदम सही। जब हम हार से सीखने की बात करते हैं तो हम वास्तव में मस्तिष्क को विफलता प्रोसेस करने के तरीके को रिवायर करने की बात कर रहे हैं। रिवायर करना, थोड़ा इसे आसान भाषा में समझाएं। जैसे मान लीजिए कि जब कोई व्यक्ति विफलता को अपनी पहचान बना लेता है, जैसे वो खुद से कहता है कि मैं बेवकूफ हूं या मुझसे नहीं होगा, तो उसका दिमाग आगे कोशिश करना बंद कर देता है। वो एक डेड एंड बन जाता है। हाँ, लेकिन जब विफलता को डेटा या जानकारी के रूप में देखा जाता है, जैसे मेरे पढ़ने के इस तरीके ने काम नहीं किया, तो दिमाग समाधान खोजने के मोड में चला जाता है। अगर हम इसे आज के तकनीकी युग के एक रूपक से समझें, तो सकारात्मक सोच या सही नजरिया कोई जादुई छड़ी नहीं है। मैं कहूंगी कि ये दिमाग का ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये बहुत ही सटीक तुलना है ना? अगर किसी कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम ही करप्ट हो, उसमें हार का डर नाम का बग हो, तो उस पर कोई भी एप्लीकेशन ठीक से काम नहीं कर सकता। चाहे वो गणित का सवाल हल करना हो या खेल के मैदान में उतरना हो। बिल्कुल, वो सिस्टम बार बार क्रैश होगा। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक बहुत बड़ा सवाल आ रहा है और मैं चाहूंगी कि हम इस पर बात करें। आज के समय में इंटरनेट पर टॉक्सिक पॉजिटिविटी की भरमार है। हाँ, वो गुड वाइब्स ओनली वाला कल्चर। बिल्कुल।
तो क्या सिर्फ अच्छा अच्छा सोचने से या आईने के सामने खड़े होकर ये बोलने से कि मैं सबसे होशियार हूं, एक छात्र में असली आत्मविश्वास आ जाता है? मतलब ये तो पूरी तरह से एक भ्रम लगता है मुझे। और आपका ये सोचना बिल्कुल सही है। कोरी सकारात्मक सोच जिसके पीछे कोई ठोस आधार न हो, वो केवल एक भ्रम ही पैदा करती है। ये खतरनाक भी हो सकता है। भाई तू तू स्रोत भी इस बात की पुष्टि करता है। आत्मविश्वास कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे शून्य से पैदा किया जा सके। हवा में से नहीं आता ये एक जैविक और मनोवैज्ञानिक फीडबैक लूप का हिस्सा है। फीडबैक लूप। हाँ, आत्मविश्वास के निर्माण के लिए ज्ञान और अभ्यास की आवश्यकता होती है। जब कोई छात्र किसी विषय में कमजोर होता है तो केवल ये सोचना कि वो पास हो जाएगा उसके डर को कम नहीं करेगा। क्योंकि उसका अवचेतन मन तो सच्चाई जानता है ना। बिल्कुल, उसका दिमाग जानता है कि वो तैयार नहीं है। असली आत्मविश्वास तब आता है जब वो उस विषय का अध्ययन करता है, गहराई में जाता है और उसका निरंतर अभ्यास करता है। यानी हम कह सकते हैं कि आत्मविश्वास एक बाय प्रोडक्ट है, एक उपउत्पाद है। एकदम सही शब्द इस्तेमाल किया आपने। जब कोई छात्र गणित के किसी कठिन फॉर्मूले को 10 बार सही तरीके से हल कर लेता है तो उसके दिमाग में सक्षमता का एक न्यूरल पाथवे बन जाता है, एक पक्का रास्ता। हाँ, और अब जब वो परीक्षा में बैठता है तो उसका एमिगडाला खतरे का सायरन नहीं बजाता। क्योंकि दिमाग के पास इस बात का पुख्ता सबूत होता है कि वो इस समस्या को हल कर सकता है, उसने ये पहले भी किया है। ठीक, यही वो बिंदु है जहां सकारात्मक सोच और कर्म का मिलन होता है। सकारात्मक सोच आपको उस गणित के सवाल से भागने नहीं देती, वो आपको बस कोशिश करने के लिए प्रेरित करती है। वो पहला कदम उठाने में मदद करती है। हाँ, लेकिन उस कोशिश के बाद जो सक्षमता आती है वही असली आत्मविश्वास का निर्माण करती है। बिना कर्म के सकारात्मक सोच केवल एक झूठा दिलासा है। ये बहुत ही गहरी बात है। तो अब मान लेते हैं कि इस वैचारिक नींव यानी एक मजबूत ऑपरेटिंग सिस्टम के स्थापित होने के बाद जो अगली स्वाभाविक चुनौती आती है वो है दिशा की। ऊर्जा तो आ गई, लेकिन उसे लगाना कहाँ है, ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल, और यहीं पर स्रोत हमें लक्ष्य निर्धारण की तरफ ले जाता है। हम सभी ने स्मार्ट गोल्स के बारे में सुना है, विशिष्ट, मापनीय, प्राप्त करने योग्य, वास्तविक और समयबद्ध। इंग्लिश में कहें तो स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक और टाइम बाउंड। से इस तरह से क्यों नहीं सोच पाता? इसे समझने के लिए हमें संज्ञानात्मक भार मतलब कॉग्निटिव लोड और निर्णय की थकान यानी डिसीजन फटीग के मनोविज्ञान को देखना होगा। अच्छा, ये कैसे काम करता है? जब कोई छात्र कहता है मुझे बहुत पढ़ाई करनी है तो ये एक बेहद अस्पष्ट निर्देश है। इसमें कोई स्पष्टता नहीं है। हाँ, दिमाग को ये समझ ही नहीं आता कि शुरुआत कहाँ से करनी है, कब रुकना है और सफलता कैसी दिखेगी। इस अनिश्चितता के कारण दिमाग पर भारी संज्ञानात्मक भार पड़ता है और फिर घबराहट होती है। बिल्कुल, घबराहट होती है और अंततः छात्र पढ़ाई टालने लगता है। प्रोक्रास्टिनेशन शुरू हो जाता है। स्मार्ट फ्रेमवर्क इस अस्पष्टता को खत्म करता है। ये एक बहुत ही दिलचस्प कोण है। यानी लक्ष्य को सीमित करना दरअसल दिमाग को आजाद करना है। बहुत खूब कहा। है ना? जब कोई ये तय कर लेता है कि मैं शुक्रवार शाम तक इतिहास के 2 अध्याय पूरे करूंगी तो उसने अपने दिमाग को अनंत विकल्पों में उलझने से बचा लिया। हाँ, अब दिमाग को ये सोचने में ऊर्जा खर्च नहीं करनी है कि क्या पढ़ूं। उसे सिर्फ ये सोचना है कि कैसे पढ़ूं। इसके अलावा इस फ्रेमवर्क में जो समयबद्ध और वास्तविक होने का पहलू है वो सीधे हमारे दिमाग के डोपामाइन सिस्टम को हैक करता है। डोपामाइन, वो जो खुशी का हार्मोन होता है? हाँ, लेकिन डोपामाइन केवल खुशी का हार्मोन नहीं है, ये प्रेरणा और लक्ष्य प्राप्ति का न्यूरोट्रांसमीटर भी है। ओके, ये कैसे जुड़ता है लक्ष्यों से? जब कोई अवास्तविक लक्ष्य तय करता है, जैसे मैं एक रात में पूरी किताब याद कर लूंगा, और जब वो ऐसा नहीं कर पाता तो दिमाग में डोपामिन का स्तर गिर जाता है और फिर भारी निराशा होती है। अगले दिन किताब खोलने का भी मन नहीं करता। एकदम सही। लेकिन जब एक छोटा वास्तविक और समयबद्ध लक्ष्य पूरा होता है तो डोपामाइन रिलीज होता है। अच्छा, तो ये एक रिवॉर्ड या पुरस्कार की तरह काम करता है? हाँ, जो छात्र को अगले दिन फिर से वही मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। ये डोपामाइन लूप ही वो तंत्र है जो किसी भी छात्र को लंबे समय तक ट्रैक पर रखता है। स्रोत में एक और महत्वपूर्ण बात है कि लक्ष्यों को लिख कर रखना चाहिए। हाँ, लिखना बहुत जरूरी है। जब हम किसी चीज को लिखते हैं तो वो केवल एक विचार नहीं रह जाता, वो एक भौतिक रूप ले लेता है, सामने दिखने लगता है। बिल्कुल, ये एक जीपीएस की तरह है जो बार बार भटके हुए दिमाग को वापस सही रास्ते पर लाता है। तो अब दिशा तय हो गई है और लक्ष्य स्पष्ट है, लेकिन उन लक्ष्यों तक पहुंचने का वाहन क्या है?
गाड़ी कैसे चलेगी। यहाँ स्रोत बात करता है दिनचर्या और आदतों की। रूटीन बहुत शक्तिशाली चीज है। ये सुनने में बहुत ही साधारण लगता है कि सफल लोगों की आदतें सफल होती हैं, लेकिन आदतों के पीछे का विज्ञान इतना साधारण नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। आदतें दरअसल मस्तिष्क का ऊर्जा बचाने का एक तरीका है। ऊर्जा बचाने का? कैसे? देखिए, दिन भर में हर छोटे बड़े काम के लिए निर्णय लेना बहुत थकाऊ होता है। इसलिए मस्तिष्क बार बार किए जाने वाले कामों को बेसल गैंग्लिया नामक हिस्से में ट्रांसफर कर देता है। बेसल गैंग्लिया ये आदतों को नियंत्रित करता है? हाँ, इसे हम दिमाग का ऑटो पायलट मोड कह सकते हैं। ओह, समझ गई। एक ऐसा छात्र जो रोजाना रात को पढ़ने की आदत डाल चुका है, उसे किताब खोलने के लिए अपने इच्छा शक्ति यानी विल पावर के भंडार को खर्च नहीं करना पड़ता, क्योंकि वो काम ऑटोमेटिक हो गया है। बिल्कुल, ये उसके लिए उतना ही स्वाभाविक हो जाता है जितना कि सुबह उठ के ब्रश करना। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि इच्छा शक्ति एक सीमित संसाधन है, उसकी एक लिमिट होती है। अगर कोई छात्र रोजाना खुद से बहस कर रहा है कि आज पढ़ूं या कल, तो वो अपनी आधी ऊर्जा तो इसी मानसिक संघर्ष में नष्ट कर रहा है। और जब तक वो पढ़ने बैठता है, वो पहले थक चुका होता है। हाँ, इसके विपरीत जिसकी आदत बन चुकी है, उसकी ऊर्जा सीधी पढ़ाई में लगती है। हम अक्सर एक उदाहरण सुनते हैं कि सफलता रोज ब्रश करने जैसी है। ये एनालॉजी मुझे बहुत पसंद है। लेकिन अगर हम इसे थोड़ा और गहराई से देखें तो ये केवल दांत साफ करने की बात नहीं है। ये इनेमल को रोजाना सुरक्षित करने का विज्ञान है। आप महीने में एक बार 5 घंटे ब्रश करके दांतों को कैविटी से नहीं बचा सकते। एकदम सही। इसी तरह निरंतरता मस्तिष्क के न्यूरोप्लास्टिसिटी के सिद्धांत पर काम करती है। एक मशहूर कहावत है ना साइंस में, जो न्यूरॉन्स एक साथ सक्रिय होते हैं वे आपस में जुड़ जाते हैं। न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। हाँ, रोजाना थोड़ा थोड़ा सीखना दिमाग में उन न्यूरल रास्तों को पक्का करता है। और आदतों के इसी संदर्भ में स्रोत समय के सही उपयोग को सबसे बड़ी पूंजी बताता है। ये सबसे कीमती चीज है। एक विद्यार्थी के लिए समय ही एकमात्र ऐसा संसाधन है जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती। बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। बिल्कुल। और जब हम आदतों को स्वचालित कर लेते हैं, ऑटो पायलट पर डाल देते हैं, तो हम वास्तव में अपने समय को कंपाउंडिंग के लिए निवेश कर रहे होते हैं। समय प्रबंधन कोई ऐसा कौशल नहीं है जिसे जन्म से सीखा जाता है। ये एक अभ्यास है। हाँ, जो धीरे धीरे हमारे स्वभाव का हिस्सा बन जाता है। ये सब तो व्यक्ति के आंतरिक और व्यक्तिगत स्तर की बातें हो गईं। उसका ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके लक्ष्य, उसकी आदतें। लेकिन कोई भी छात्र किसी निर्वात में, मतलब वैक्यूम में नहीं रहता। समाज का हिस्सा है वो। बिल्कुल, उसकी एक बाहरी दुनिया भी है। उसके आसपास के दोस्त, उसका परिवार, माहौल और रास्ते में आने वाली अप्रत्याशित मुश्किलें। स्रोत कहता है कि इंसान जिस माहौल में रहता है वैसा ही बन जाता है। यहाँ अक्सर एक स्पंज का उदाहरण दिया जाता है, जो किसी भी रंग के पानी को सोख लेता है। हाँ, लेकिन अगर हम इसे मनोविज्ञान और तंत्रिका विज्ञान के चश्मे से देखें तो ये केवल एक रूपक नहीं है। हमारे दिमाग में मिरर न्यूरॉन्स होते हैं। ये मिरर न्यूरॉन्स वाला बिंदु बहुत ही सटीक है। श्रोताओं के लिए इसे थोड़ा विस्तार से समझाएं। जरूर। ये न्यूरॉन्स हमारे मस्तिष्क में इसलिए विकसित हुए ताकि हम दूसरों के व्यवहार की नकल करके सीख सकें और समाज का हिस्सा बन सकें। इवोल्यूशन का हिस्सा है ये। मतलब हम दूसरों को देखकर सीखते हैं। हाँ, जब एक छात्र ऐसे ही दोस्तों के बीच रहता है जो हमेशा पढ़ाई की शिकायत करते हैं, सिस्टम को कोसते हैं या मेहनत से भागते हैं, तो उसके मिरर न्यूरॉन्स भी वही कर रहे होते हैं। बिल्कुल, अनजाने में ही वो उस नकारात्मकता और शिकायत करने की प्रवृत्ति को सोखने लगता है। उसका दिमाग भी समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए रीवायर होने लगता है। ये तो बहुत खतरनाक है ना? इसके विपरीत जब वो ऐसे लोगों के बीच होता है जो समाधान खोजने में विश्वास रखते हैं, जो पढ़ाई को लेकर उत्साहित हैं, तो उसका दिमाग भी उसी दिशा में काम करने लगता है। यानी हमारा माहौल केवल हमारे विचारों को प्रभावित नहीं कर रहा है, वो शारीरिक रूप से हमारे मस्तिष्क की संरचना को बदल रहा है। एकदम सही। ये एक बहुत ही डराने वाली और साथ ही सशक्त करने वाली बात है। दोनों पहलू हैं इसके। हाँ, चॉइस आपके हाथ में होती है। लेकिन बाहरी दुनिया का मतलब केवल लोग नहीं है, बल्कि वे बाधाएं और असफलताएं भी हैं जो अचानक सामने आ जाती हैं। स्रोत का कहना है कि हर समस्या में एक अवसर छिपा होता है। ये एक बहुत ही क्लासिक मोटिवेशनल लाइन है। हाँ, सुनने में बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आइए एक पल के लिए वास्तविकता की जमीन पर आते हैं। जब एक छात्र किसी महत्वपूर्ण परीक्षा में कम अंक लाता है
तो जो दर्द या निराशा होती है वो बहुत वास्तविक होती है। बिल्कुल, उसे नकारा नहीं जा सकता। उस समय किसी से ये कहना कि अरे इसे एक अवसर की तरह देखो, क्या थोड़ा असंवेदनशील नहीं लगता? ये एक बहुत ही व्यवहारिक सवाल है। असफलता का दर्द वास्तविक है क्योंकि इंसान का दिमाग सामाजिक तिरस्कार या विफलता को शारीरिक दर्द के समान ही प्रोसेस करता है। शारीरिक दर्द की तरह? हाँ, दिमाग के वही हिस्से सक्रिय होते हैं, इसलिए उस दर्द को महसूस करना स्वाभाविक है। स्रोत ये नहीं कह रहा है कि उस भावना को दबा दिया जाए। तो फिर क्या करना चाहिए? यह दृष्टिकोण में बदलाव की बात कर रहा है। एक बार जब वो शुरुआती निराशा कम हो जाए तो छात्र के पास दो विकल्प होते हैं। या तो वो उस कम अंक को अपनी योग्यता का अंतिम प्रमाण मान ले कि बस मैं तो फेलियर हूँ। हाँ, या फिर उससे एक डायग्नोस्टिक रिपोर्ट के रूप में देखे। एक डायग्नोस्टिक रिपोर्ट, ये नजरिया पूरी स्थिति को बदल देता है। बिल्कुल। जब हम ब्लड टेस्ट कराते हैं और उसमें कोई कमी आती है तो हम ये नहीं कहते कि मेरा जीवन खत्म हो गया। हाँ, नहीं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं। हम ये देखते हैं कि किस विटामिन की कमी है और उसे कैसे पूरा करना है। परीक्षा के कम अंक भी वही डेटा हैं। वे बता रहे हैं कि टाइम मैनेजमेंट में कमी थी या शायद किसी विशिष्ट विषय की समझ में। ये बहुत ही शानदार तरीका है इसे देखने का। जब एक छात्र बाधाओं को एक फीडबैक लूप की तरह देखने लगता है तो एमिगडाला का डर शांत हो जाता है। वही एमिगडाला जिसकी हमने शुरुआत में बात की थी। हाँ, और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो कि तार्किक सोच का केंद्र है वो सक्रिय हो जाता है। तब समस्या एक खतरा नहीं बल्कि सुलझाने के लिए एक पहेली बन जाती है। ये एक अद्भुत शिफ्ट है, डर से निकलकर जिज्ञासा की ओर बढ़ना। अब मान लीजिए कि एक छात्र ने ये सब कुछ कर लिया, सारे स्टेप्स फॉलो कर लिए। हाँ, उसने अपने एमिगडाला को शांत करना सीख लिया, शानदार स्मार्ट लक्ष्य बना लिए, मिरर न्यूरॉन्स का सही इस्तेमाल करके अच्छा माहौल चुन लिया और अपनी डायग्नोस्टिक रिपोर्ट के आधार पर काम करके परीक्षा में टॉप भी कर लिया। बहुत बढ़िया। तो क्या वो अब सफल मान लिया जाएगा? ये एक ट्रिकी सवाल है। दिलचस्प बात यह है कि स्रोत के अनुसार ये सफलता का अंतिम पैमाना नहीं है। किताब कहती है कि चरित्र के बिना सफलता का कोई मूल्य नहीं है। ये सबसे अहम हिस्सा है इस किताब का। यहाँ मैं एक बार फिर से डेविल्स एडवोकेट की भूमिका निभाना चाहूंगी। स्वागत है आपका, पूछिए। आज की इस बेहद प्रतिस्पर्धी दुनिया में जहाँ हर कोई आगे निकलने की होड़ में है, हम अक्सर देखते हैं कि लोग शॉर्टकट अपनाते हैं, थोड़ा हेरफेर करते हैं और शीर्ष पर पहुंच जाते हैं। हाँ, ये एक कड़वी सच्चाई है। तो एक सेल्फ हेल्प किताब में चरित्र और ईमानदारी पर इतना जोर देना क्या केवल एक नैतिक उपदेश नहीं लगता? क्योंकि मार्कशीट तो वैसे भी एक जैसी दिखेगी, चाहे वो ईमानदारी से हासिल की गई हो या बेईमानी से। तो फिर लंबे समय की सफलता में चरित्र का क्या काम है? ये शायद इस पूरी चर्चा का सबसे गहरा सवाल है। बाहरी दुनिया के लिए मार्कशीट समान दिख सकती है, दुनिया को तो सिर्फ नंबर दिख रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन जो व्यक्ति उसे लेकर चल रहा है उसके आंतरिक मनोविज्ञान में एक बहुत बड़ा भूचाल चल रहा होता है। जब कोई छात्र बेईमानी से या शॉर्टकट लेकर सफलता प्राप्त करता है तो वो संज्ञानात्मक असंगति यानी कॉग्निटिव डिसोनेंस का शिकार हो जाता है। मतलब उसके विचार और उसके काम आपस में टकरा रहे हैं। एकदम सही। उसके दिमाग के दो हिस्से आपस में टकरा रहे होते हैं। एक हिस्सा दुनिया को दिखा रहा है कि वो एक विजेता है और दूसरा अवचेतन हिस्सा ये जानता है कि वो एक फ्रॉड या धोखेबाज है। ओ, ये तो बहुत थका देने वाला मानसिक द्वंद्व होगा। और ये एहसास एक भयंकर मनोवैज्ञानिक बोझ पैदा करता है, साइकोलॉजिकल टोल। ऐसे व्यक्ति को हमेशा ये डर सताता रहता है कि कभी ना कभी उसकी असलियत सामने आ जाएगी, कोई उसे पकड़ लेगा। हाँ, इसे मनोविज्ञान में इम्पोस्टर सिंड्रोम का सबसे खराब और वास्तविक रूप कहा जा सकता है। ये डर उसकी ऊर्जा को चूस लेता है और वो कभी भी शांति से अपनी सफलता का आनंद नहीं ले पाता। वो हमेशा एक डर के साए में जीता है। इसके अलावा अगर हम व्यवहारिक दुनिया की बात करें तो शॉर्टकट से पाया गया ज्ञान सतही होता है। और जीवन की असली परीक्षाएं, चाहे वो कोई बड़ा प्रोजेक्ट संभालना हो या किसी संकट के समय अचानक निर्णय लेना हो, वे मार्कशीट नहीं देखती। वे सिर्फ आपकी सक्षमता देखती हैं। बिल्कुल। अगर नींव खोखली है तो एक ना एक दिन वो इमारत ढह ही जाएगी। इसलिए स्रोत ये कहता है कि चरित्र और प्रतिष्ठा वो संरचनात्मक अखंडता है, स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी है, जो सफलता को टिकाए रखती है, जो उसे गिरने नहीं देती। हाँ, चरित्र इंसान को वो आंतरिक शक्ति देता है कि जब उसे कोई नहीं देख रहा हो तब भी वो सही काम करे। ये केवल नैतिकता का पाठ नहीं है, ये एक सस्टेनेबल और दीर्घकालिक रणनीति है। बहुत ही तार्किक बात है। क्या हासिल किया गया है
उससे कहीं अधिक ये महत्वपूर्ण है कि उसे कैसे हासिल किया गया है, क्योंकि वो कैसे ही ये तय करेगा कि वो इंसान उस मुकाम पर कितनी देर तक टिका रहेगा। ये पूरी चर्चा सफलता के उस पारंपरिक खांचे को तोड़ देती है जिसमें सिर्फ नंबरों को महत्व दिया जाता है। हाँ, ये सफलता को एक नए नजरिए से दिखाती है। अगर हम इन सभी बिंदुओं को एक साथ पिरोएं तो ये स्पष्ट होता है कि सफलता कोई रहस्यमयी दुर्घटना नहीं है, ये कोई लॉटरी नहीं है, ये एक विज्ञान है, एक प्रक्रिया है। इसकी शुरुआत एक ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम से होती है जो विफलता को पहचान नहीं बल्कि डेटा मानता है। फिर स्मार्ट लक्ष्य उस ऊर्जा को एक स्पष्ट दिशा देते हैं और डोपामाइन लूप को सक्रिय करते हैं। और उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए रोजमर्रा की आदतें और तंत्रिका विज्ञान का न्यूरोप्लास्टिसिटी सिद्धांत काम आता है। और इसके साथ ही ये समझना कि हमारा मस्तिष्क एक स्पंज या मिरर न्यूरॉन्स का नेटवर्क है, हमें अपने आसपास के माहौल को लेकर अत्यधिक सतर्क बनाता है। हमें यह चुनने की आज़ादी देता है कि हम किन लोगों के साथ रहना चाहते हैं। और इन सब से ऊपर चरित्र और ईमानदारी की वह संरचनात्मक अखंडता जो यह सुनिश्चित करती है कि शिखर पर पहुंचने के बाद इंसान वहां से गिरे नहीं बल्कि एक सुकून भरी जिंदगी जी सके। बिल्कुल। जीत आपकी वास्तव में एक विद्यार्थी को सिर्फ स्कूल की किसी परीक्षा के लिए तैयार नहीं करती, बल्कि यह उस मानसिक और मनोवैज्ञानिक टूलकिट को सौंपती है जो जीवन के हर अप्रत्याशित इम्तिहान में काम आती है। मेरा भी यही मानना है। ये स्रोत इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि सफलता को जन्मजात प्रतिभा की आवश्यकता नहीं है, इसे सही प्रक्रियाओं और एक दृढ़ चरित्र के माध्यम से गढ़ा जा सकता है। इस विस्तृत और गहरी चर्चा के बाद एक विचार है जो किसी भी व्यक्ति के मन में उठ सकता है। हमने देखा कि कैसे हमारी आदतें, हमारा माहौल और हमारे अवचेतन निर्णय हमारे मस्तिष्क की संरचना और अंततः हमारे भविष्य को आकार देते हैं। सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। तो ये सोचने वाली बात है कि एक विद्यार्थी के जीवन में आज इसी वक्त ऐसी कौन सी सूक्ष्म आदत या परिवेश का प्रभाव हो सकता है जो बिना किसी शोर के चुपचाप उसके भविष्य का रास्ता तय कर रहा है। एक बहुत ही गहरा सवाल है ये। क्या वो प्रभाव उसे उस दिशा में ले जा रहा है जहां वो जाना चाहता है या अनजाने में उसे पीछे खींच रहा है? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब किसी किताब में नहीं बल्कि स्वयं के भीतर झांकने से ही मिलेगा। इस विचार के साथ हम आज की यह चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। जुड़ने के लिए धन्यवाद।